अस्सलाम वालेकुम बेटा। चलें जी, आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 1399701। अच्छा बेटा, आप लोगों को आइडिया है कि नॉर्मली हमारे पास 11 एंड 13 आर एग्जैक्टली सेम, लेकिन ये अक्टूबर नवंबर के पेपर्स में होते हैं। जून के पेपर में स्पेशली पिछले कुछ सालों से 11 एंड 13 आर स्लाइटली डिफरेंट। इस पेपर का एज यूजुअल ग्रेड थ्रेशोल्ड मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ ताकि आप डिस्करेज ना हो। अच्छा, एग्जामिनर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली दीज वर द फ्यू क्वेश्चन विच वर चैलेंजिंग क्वेश्चन। 15, 18, 20, 26, 29, 32 एंड 40। इन माय ओपिनियन जो मुझसे बच्चे ने क्वेश्चंस पूछा वो 32 वाज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, और मेजॉरिटी स्टूडेंट वर फेसिंग द प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 32। एज यूजुअल it's not the marking scheme, it's the detailed discussion of concept, और inshallah ta'ala at the end of the video you will see a big difference in your subject maturity and understanding। तो एंड तक जुड़े रहिएगा। हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर हमसे कह रहा है आइसोलेटेड गैसियस एटम हैज द टोटल 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड इन स्फेरिकल शेप। अब स्फेरिकल शेप कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस ऑर्बिटल। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है हमारे पास एस सब शेल और ऑर्बिटल, बेसिकली ऑर्बिटल, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास 1s2 भी कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, 2s2 भी कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड 3s1 आपके पास आना चाहिए, यानी अप टू 3s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बेशक आप यहाँ पे लिख सकते हो 2p6। तो प्रोटॉन नंबर इज 11, सो योर आंसर इज ए, सोडियम इज द आंसर। कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जामिनर कह रहे द डायग्राम शो द रिएक्शन पाथ ऑफ द रिएक्शन। डायग्राम 2 आपके पास कंसंट्रेशन अगेंस्ट द टाइम, ये दो चीजें आपको बता रहा है। अच्छा, ये जो पहली इंफॉर्मेशन है वो हमें बता रही है कि रिएक्शन हमारे पास क्या है? एक्सोथर्मिक है, एक्टिवेशन एनर्जी भी दे रहा है, एंड कंसंट्रेशन ओवर टाइम इज गिविंग अस द रेट ऑफ रिएक्शन। The diagram show the same scale down the effect of increase in temperature। अच्छा बेटा, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं it has no effect on activation energy, only catalyst change the activation energy। तो ड्यू टू दिस रीजन एक चीज आपने लाजमी जहन में रखनी है कि आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी अनचेंज होनी चाहिए। मीन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर रॉन्ग। फिर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। लेस टाइम में मोर कंसंट्रेशन चेंज होगी, सो इट मीन योर दिस ग्राफ विल बिकम लेस स्टीपर। तो आप बड़ी क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास ये सी इज द राइट आंसर। इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं था। द ओनली थिंग, द ओनली कंसेप्ट इज यू मस्ट हैव आइडिया कि हमारे पास टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये एक्चुअली A2 के अंदर है। इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन भी कहते हैं। बेसिकली तो ये कंडेंसेशन टाइप है, लेकिन हम यहाँ पे इस रिएक्शन की तरफ आते हैं। एग्जामिनर हमें एक रिएक्शन दे रहा है, ये आपके पास अमाइन है, एसाइल क्लोराइड। इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट द एसाइल क्लोराइड तो इट्स ओके फाइन, बिकॉज दैट इज प्योरली इन A2 लेवल एज वेल। यहाँ पे एग्जामिनर हमें रिएक्शन मैकेनिज्म दे रहा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल की तरफ, यहाँ पे क्लोरीन की तरफ, ये लोन पेयर से कर लिया है ओवर हियर एंड HCl एंड दिस वन। अब इस क्वेश्चन को और से पढ़िएगा। विच स्टेप्स आर ब्रॉन्स्टन लोरे एसिड बेस रिएक्शन? सो व्हाट इज द कंसेप्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस रिएक्शन? एसिड बेस मीन ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन हो रहा है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर, acid proton donor। by the way you know that proton mean H positive ion। तो अगर आप गौर से देखें इस स्टेप में ये जो हमारे पास है, no one is losing or gaining hydrogen ion, no one is losing or gaining hydrogen ion, but if you check this step तो आपके पास Cl negative is gaining hydrogen, it is acting as a base, और ये आपके पास एसिड। एंड सेम इज द केस ओवर हियर, NH2 बेटा आपके पास कंबाइन हो रहा है विद H, तो इट मीन कि NH2 इज एक्सेप्टिंग द हाइड्रोजन आयन। तो स्टेप 2 एंड स्टेप 3 आपके पास, सॉरी स्टेप 3 एंड स्टेप 4 आपके पास आ गया, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये बैलेंसिंग रिडॉक्स अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आता है। इसमें मैं बार बार एक चीज कहता हूं बेटा, फॉलो द मेन रूल, बेसिक कंसेप्ट। व्हाट आर द मेन रूल? नंबर 1,
loss and gain of electron must be equal. This is our main principle, main concept. ये मैं यहां पे लिख भी देता हूं, loss of electron must be equal to gain of electron. इस कंसेप्ट से आपने डेविएट नहीं करना। अब हम यहां पे इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 2 मोल ऑफ कंपाउंड एक्स रिएक्ट एग्जैक्टली विथ 3 मोल ऑफ सिलिकॉन। अब यहां पे हमें कंपाउंड एक्स का तो नहीं पता, बट वी हैव आइडिया अबाउट द सिलिकॉन। लेट मी राइट ओवर हियर, ये आपके पास सिलिकॉन है। कितने मोल? 3 मोल ऑफ सिलिकॉन। अब अगर आप नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चले जाएं तो एग्जामिनर कह रहे आपके पास नेक्स्ट पार्ट, द ओनली प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन आर 4 मोल ऑफ क्रोमियम एंड 3 मोल ऑफ सिलिकॉन कंपाउंड विद द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आपके पास 4 मोल ऑफ क्रोमियम है प्लस 3 मोल ऑफ सिलिकॉन कंपाउंड एंड सिलिकॉन हैव ऑक्सीडेशन स्टेट +4। अब आपको पता है ना, अनकंबाइंड एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, यहां पे +4 है। लॉस ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज अकरिंग? 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखिएगा यहां तक, मैं यहां पे लिख देता हूं लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। कितने मोल आपके पास सिलिकॉन के? 3 मोल है। सो मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास लॉस ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन। डन हो गया यहां तक। अब आपके पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है एंड 4 Cr है। सो इट मीन 4 Cr gain 12 इलेक्ट्रॉन और ईच, एक मिनट में यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना हो। क्रोमियम आयन गेन 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी यहां पे सब्सटेंस है, द सेकेंड वन, उसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होनी चाहिए। और एग्जामिनर हमें ऑलरेडी कह चुका है कि 2 मोल हैं उसके, तो इसका मतलब है Cr2O3 होगा। अब आप यहां पे बेशक देख भी सकते हैं, ये यहां पे इसने डिफरेंट ऑप्शन दी हुई है, तो Cr2O3 क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपके पास आ गई +3। अब है कोई कंफ्यूजन? रिमेंबर दिस थिंग, ये जो आपके पास रिडॉक्स के क्वेश्चंस होती हैं, बैलेंसिंग होती हैं, दिस इज वेरी ट्रिकी। बल्कि एक आध रीसेंट पेपर में तो एग्जामिनर ने इसका स्कोर भी एलिमिनेट कर दिया था थ्योरी के पेपर में, तो इसके लिए आपने लाजमी केयर करनी है। हमारे पास यूनिट 7 को क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या है? हमें एग्जामिनर रिवर्सिबल रिएक्शन एट द टेम्परेचर 450। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा H इज नेगेटिव। एग्जामिनर हमें ये सारी चीजें बता रहा है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या चीज इंक्रीज कर रही है? टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड साइड। भाई क्यों शिफ्ट हो रहा है? रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। Whenever we rise the temperature, equilibrium shift in direction of endothermic. याद है ना आपको ली शटले प्रिंसिपल? अब वो कह रहे हैं द कंसेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट फॉल्स टू दिस, यानी एक सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी। अब जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो किसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी? प्रोडक्ट की डिक्रीज होगी। मैं यहां पे आपके सामने आइस मेथड लिख देता हूं। ये देखें, आपके पास हाइड्रोजन, ये बेटा आपके पास आयोडीन गैसेस, इट इज चेंजिंग इनटू 2HI गैसेस। हम यहां पे लिख देते हैं इनिशियल। बाय द वे, व्हेन आई एम राइटिंग इनिशियल, इट मीन दीज आर द इनिशियल कंसंट्रेशन जो इस इक्विलिब्रियम पे थे। C इज चेंज, E इज इक्विलिब्रियम। एग्जामिनर हमें कह रहा है हाइड्रोजन इज 1.02, आयोडीन इज 0.02 and this one is 0.98. चूंकि इक्विलिब्रियम इज शिफ्टिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ HI इज डिक्रीजिंग, इट डिक्रीज टू 0.80। कितने का चेंज आया जी? 0.98 माइनस 0.8, ये आपके पास -0.18। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड गिव्स 1 मोल ऑफ आयोडीन। तो 0.18 मोल अगर यहां पे डिक्रीज हुए
तो यहां पे 0.18 का हाफ मीन 0.09 मोल इंक्रीज हुए, एंड ओवर हियर इज आल्सो 0.09। इक्विलिब्रियम पे इसके कितने मोल आ गए? 1.11, 0.11 एंड दिस वन। और एग्जामिनर हमसे क्या चीज पूछ रहा है? एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है हाइड्रोजन की न्यू इक्विलिब्रियम। दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम। व्हाट इज दैट? 1.11। आपके पास क्या आंसर आ गया? सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल एनर्जेटिक्स का कंसेप्ट है। अच्छा, केमिकल एनर्जेटिक्स में मैं बार बार एक चीज आप लोगों को बता रहा होता हूं, बेटा आपने दो तीन चीजें जहन में लाजमी रखनी है। अगर तो एग्जामिनर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रहा है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी सम ऑफ, ये सम का साइन होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स minus sum of standard enthalpy of formation of reactants। अगर एग्जामिनर आपको कंबस्टन दे रहा है तो यू कैन राइट द फार्मूला डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ प्रोडक्ट्स। और अगर वो बॉन्ड एनर्जी दे रहा है तो यू आर राइटिंग डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड। भाई क्यों एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? टू ब्रेक द बॉन्ड। बॉन्ड किसके ब्रेक करती हैं? रिएक्टेंट के। माइनस एनर्जी गिवन आउट, किसके लिए? बॉन्ड फॉर्मेशन। ये तीन फार्मूले बहुत हेल्पफुल है। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीन फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, बट दीज थ्री आर वेरी वेरी हेल्पफुल। यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट दीज थ्री एज वेल। ठीक हो गया जी। अब हम यहां पे आ जाते हैं जी इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें एग्जामिनर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दे रहा है, ये आप देख सकते हो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दे रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दे रहा है। ऑक्सीजन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्या डेफिनेशन होती है? चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होती, इसे ढूंढते मत रहिएगा। अब हम यहां पे फार्मूला यूज कर रहे हैं, एंड बाय यूजिंग दैट फार्मूला वी आर राइटिंग दिस वैल्यू कि हमारे पास डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितने मोल हैं? 6 इंटू माइनस 241.8 प्लस फॉर्मेशन ऑफ NO 4 मोल है, 4 इंटू 90.3 माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट अमोनिया, ये आपके पास 4 मोल हैं तो 4 इंटू 461 ये आपके पास, ये हमने माइनस किया। अब आप इस सारे को कैलकुलेट करेंगे, होप सो यू हैव कैलकुलेटर, तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है, एक मिनट लेट मी चेक दिस थिंग, ये बेटा इसका आंसर -905 आ रहा है। ये बेटा आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, ये आपके पास कैलकुलेटर होगा, यू मस्ट डू द कैलकुलेशन एंड लेट मी नो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज आप लोगों को बोलेगी। ठीक हो गया जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम थी? चलें जी, नहीं है, गुड, शाबाश, आई एम हैप्पी। Remember this thing, these classes are for you people, so feel free, stay connected and you can freely ask the question in the comments box. अब हम यहां पे एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास the gaseous compound decompose on heating, diagram show the Boltzmann distribution, energy curve, higher temperature, shortcut, temperature increase करने से मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी या हाइट ऑफ पीक डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दिस क्यू इज एट हायर टेम्परेचर। कैटलिस्ट यूज करने से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, इट मीन दिस एक्स इज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। पता है ना, बोल्ट्जमैन ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर को स्टडी किया था। वैसे हमें से कितने बच्चों को पता है कि बोल्ट्जमैन ने सुसाइड भी कर लिया था? क्यों किया था सुसाइड? नहीं पता? चले मुझे बताइएगा इफ यू हैव आइडिया। हायर टेम्परेचर क्यू और कैटलिस्ट आपके पास ये, सो योर आंसर इज सी। इधर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल विच स्टेटमेंट अबाउट द मॉलिक्यूल कंटेन ओनली सिग्मा बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज ओनली सिग्मा बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज सिग्मा एंड पाई।
1 सिग्मा 1 पर। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई। अब इस मॉलिक्यूल में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी आपके पास वो नहीं है, सो ओनली सिग्मा बॉन्ड इज करेक्ट। द मॉलिक्यूल कंटेन बोथ सिग्मा एंड पाई, दिस इज रॉन्ग। The 6 carbon atom are in planar. Planar mean आप 2 dimension में show कर सकते हो। Normally हमारे पास 2 or 3 electrons surroundings are planar structure. This is wrong. क्यों? आप किसी भी कार्बन को देख लें। Let's say we are talking about this carbon. इसकी 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, हमारे पास बॉन्ड एंगल 109.5 है, विच क्लियरली इंडिकेट दैट दिस इज रॉन्ग। द 6 मॉलिक्यूल आर प्लेनर, दिस इज आल्सो करेक्ट। ये दोनों हमारे पास, तो आपके पास कौन सी ऑप्शन आ गई? 1 and 4, बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्सटेंस द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन। अब देखें, आयनिक कंपाउंड होता है तो आयनिक बॉन्ड ब्रेक करती हैं, मेटल्स आपके पास हैं, मेटालिक बॉन्ड ब्रेक करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करती हैं, एंड इफ यू आर हैविंग मैक्रो मॉलिक्यूल वी ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड इन सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। अच्छा, आप लोगों ने मुझे अभी तक नहीं बताया हम यहां पे से SiO2 क्यों कहते हैं, हालांकि यहां पे मैंने 2 सिलिकॉन बना लिए, इसमें हम ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये वाला जी। ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूं ताकि अगले क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिनर कह रहे हैं द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लार्जर देन द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा, आपको पता है ना, सोडियम में सेकंड इलेक्ट्रॉन इनर शेल से या सेकंड शेल से रिमूव होगा, मैग्नीशियम में सेकंड इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से ही रिमूव होगा, 3s1 से। ये चीज आपने याद रखनी है। द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन फॉर सोडियम +1 इज ग्रेटर देन दिस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन बाकी भी हम देखते हैं। द न्यूक्लियर चार्ज से मुराद होता है प्रोटॉन नंबर mg का ही ग्रेटर है। द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम आर मोर शील्डेड, अगर ये मोर शील्डेड होता तो अट्रैक्शन कम होती, दिस इज आल्सो रॉन्ग। द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज सेम ऑर्बिटल। सोडियम मेटल की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट आयन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसलिए ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, ये मैं यहाँ पे आपके सामने बना देता हूं। देखिए, आपके पास ना डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है, ये BF3 है। अब आपके पास कितनी इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है? 3 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग। बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री सेल्सियस। क्या शेप है? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ये आपके पास है NH3, एक लोन पेयर है। बॉन्ड एंगल कितने हैं आपके पास? 1 लोन पेयर, आपके पास 3 बॉन्ड पेयर, 107 डिग्री। अब हो क्या रहा है, अमोनिया इसके साथ डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट, इट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब ये लोन पेयर बनाएगा इसके साथ डेटिव बॉन्ड, ये याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, बाज़-औक़ात बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं। ये बोरान, अब राइट नाउ बोरान की कितनी इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है? 1, 2, 3 एंड 4। 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग मीन आपके पास बॉन्ड एंगल इज 109.5, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अमोनिया की अगर हम बात करें, लोन पेयर इज चेंजिंग इनटू बॉन्ड पेयर। नाउ देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 आपके पास बॉन्ड पेयर, अगेन ओवर हियर बॉन्ड एंगल इज 109.5। अब आपके पास व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट BF3, बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज, अमोनिया में बॉन्ड एंगल इज इंक्रीज। वैसे ये नॉर्मली हम क्लास में बहुत डिटेल में बच्चों को मैं बताता हूं, बट अगर आपने मुझसे नहीं भी पढ़ा तो यू आर माय चैंपियन, यू कैन राइट डाउन दिस डिटेल एज वेल। ये एज इट इज शेप से रिलेटेड भी क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकता है। तो आपने यहां पे देखना है BF3 का बॉन्ड एंगल हमने कहा कि डिक्रीज हुआ और NH3 का आपके पास इंक्रीज हुआ, ये आपके पास आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन में ना बाज़ औक़ात बच्चे कंप्लीट स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ते। अच्छा, जब आप कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं पढ़ते तो सम टाइम वो बाहर निकल के कहते हैं सर ओहो सिली मिस्टेक हो गई। बी केयरफुल। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? द डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड एट, क्या लिखा हुआ है? और से देखिएगा, सेल्सियस। अब वो 298 माइंड में आ रहा होता है, बट दे इग्नोर दिस थिंग कि जी यहां पे सेल्सियस लिखा हुआ है। क्विकली एग्जाम प्रेशर फौरन ही टिक कर दिया, व्हाइल इन एक्चुअली इट इज रॉन्ग। 101 किलो पास्कल, यस।
डेल्टा एच रिप्रेजेंट इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, रॉन्ग, कितने मोल है यहाँ पे 2 मोल है। रिप्रेजेंट आपके पास व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, रॉन्ग, यहाँ पे 3 मोल। तो आपके पास 20 आंसर। अब आपने मुझे बताना है आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये वाली मिस्टेक की जी। ठीक हो गया जी। चले अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यूनिट 8 में रेट ऑफ रिएक्शन के जो क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2024 से लेकर 2026 तक एग्जामिनर बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं और बच्चे बहुत सारी मिस्टेक कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को लाजमी गौर से देखिएगा। क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, अच्छा ये वैसे कंपैरेटिवली आसान है। जून 25 का पेपर या अक्टूबर नवंबर 24 का पेपर या इवन मार्च 2025 के पेपर ज्यादा ट्रिकी थे। अच्छा, इफ यू वांट एनी स्पेसिफिक पेपर के मैं उसे एक्सप्लेन करूं, इट डजंट मैटर ओल्ड या न्यू है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। ठीक है, आई नो दैट यू आर डूइंग द प्रिपरेशन फॉर योर फाइनल एग्जाम। हाइड्रोजन पर डिकम्पोज इनटू वाटर, ऑक्सीजन अंडर द सुटेबल कंडीशन, ये इक्वेशन आपको बाय द वे लाजमी आनी चाहिए। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिक्विड, they change into 2 mole of hydrogen plus 1 mole of oxygen। एग्जामिनर हमें कह रहा है इसका वॉल्यूम 20 cm क्यूब है। मैं यहां पे ये स्पेसिफाई कर देता हूं। अच्छा, इसे अगर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 1000, ये आपके पास 0.02 डीएम क्यूब आ गया। डन हो गया। डिकम्पोज होके क्या बना रहा है 600 cm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। कैन यू फाइंड द मोल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे हम लिख लेते हैं मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन इन सीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 24,000 आपने डिवाइड करना है 600 डिवाइडेड बाय 24,000, ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, मोल्स आ जाएंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक मिनट मैं यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेता हूं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ठीक है जी, ये जो भी आपके पास मोल आ गया। अब आपके पास कैन हैव कैलकुलेटर, एक मिनट बैठे दीजिएगा जी मुझे जी, मैं ये कैलकुलेटर आपके सामने आ गया जी, यू कैन सी दैट, यस। चलें जी 600 डिवाइडेड बाय 24,000, ये 1/40 आ गया। इस 1/40 को हम डिवाइड करेंगे, आपके पास 0.02। तो ये जरा आंसर मेरे पास कैलकुलेटर में क्या मिस्टेक आ गई, 600 डिवाइड बाय 24,000, ये आंसर आ गया 0.025 मोल। अब आपके पास कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी 0.025 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपके पास 20 cm क्यूब है, ये आपके पास 0.02, तो डिवाइड करें 0.02। अच्छा सिर्फ एक मिनट और, एक मिनट, आई एम सॉरी, ये आपके पास मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गया। अच्छा, मोल ऑफ जब आपके पास ऑक्सीजन आए 0.025, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय 2 इज 0.025 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0.05 मोल। अब आपके पास कंसंट्रेशन का फार्मूला आ गया 0.05 डिवाइड बाय वॉल्यूम इज 0.02 एंड आई थिंक सो योर आंसर इज 2.5। ठीक हो गया जी, मैं यहां पे देख लेता हूं, यस 2.5 ही आ रहा है जी। ओके फाइन, थैंक यू जी। कोई कंफ्यूजन हो मुझे बताइएगा। एक्चुअली नॉर्मली मैं कैलकुलेटर अपने पास रखता हूं या कैलकुलेशन पहले से कर लेता हूं, लेकिन इस मरतबा दोनों चीजें मेरे पास नहीं थी। ठीक है, मैं पानी पी लूं जी, पानी ला दीजिए, थैंक यू जी। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वेपोराइज सीएम क्यूब। आइडियल गैस इक्वेशन, अगर आइडियल गैस इक्वेशन नॉट द कंबाइंड गैस, तो वॉल्यूम को आपने एट एवरी कास्ट मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता है। 65 इंटू 10⁻⁻⁶, ये आपके पास मीटर क्यूब। टेम्परेचर केल्विन में है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब एग्जामिनर प्रेशर पास्कल में दे रहा है, दिस इज आल्सो फाइन। हमसे एमआर पूछ रहा है जी, तो एमआर इज वेरी वेरी इजी। आप यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्या फार्मूला, तो मैं आपके सामने दोबारा से लिख देता हूँ। पीवी इज इक्वल टू एन की जगह पे हम लिखते हैं मैस ओवर एमआर आर टी।
हम रीअरेंज कर लेते हैं. वी कैन राइट mr इज इक्वल टू mass RT ओवर PV. मैस कितना है 0.15, आर की वैल्यू 8.31. टेम्परेचर आपके पास, 1 मिनट बेटे मैं पानी पी लूं. थैंक यू जी. अच्छा, टेम्परेचर एग्जामिनर ने हमें यहाँ पे केल्विन में बताया हुआ है 405. प्रेशर आपके पास कितना है जी, वो भी हमें उसने बताया हुआ है 1 इंटू 10⁵5. और आपके पास आ जाता है वी वॉल्यूम, वो हमने उसमें किया 65 इंटू 10⁻⁻⁻6. तो अब आप इसको देखिएगा एंड यू कैन इजीली फाइंड आंसर कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है. ठीक है जी, तो देखिएगा बेटा जी क्या आंसर आ गया हमारे पास. ये 0.15 इंटू 8.31 इंटू 405 डिवाइड बाय 101. और ये यस, दिस इज द आंसर. बी इज द राइट आंसर. यहां तक है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को बेटा? ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी. नहीं, इसमें 65 इंटू 10⁻⁻³ किया हुआ है जी. ये 65 इंटू 10⁻⁻6 होना चाहिए ये. थैंक यू वेरी मच. ठीक है जी. अच्छा, एग्जामिनर कह रहा है ये क्वेश्चन मुश्किल है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है. ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक मरतबा आ चुका है. द ओनली थिंग, द ओनली प्रॉब्लम इज बाज़ औक़ात बच्चे जो है वो इस क्वेश्चन की इक्वेशन को उन्हें नहीं पता होता. फर्स्ट थिंग, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन whenever metallic carbonate or metallic hydrogen carbonate react with acid they change into salt, water and carbon dioxide. तो हम इस कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे मैं आपके सामने लिख देता हूँ. sodium hydrogen carbonate reacting with sulfuric acid H2SO4, it is changing into sodium sulfate प्लस आपके पास H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, हमारे पास 2 मोल ऑफ ये आ जाएंगे और हाइड्रोजन आपके पास वाटर भी 2 मोल आ जाएंगे. दैट्स फाइन. अब आफ्टर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जामिनर हमें क्या बता रहा है. लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली. इन द टाइट्रेशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ दिस वॉशिंग पाउडर, ये वॉशिंग पाउडर है एंड वॉशिंग पाउडर कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड 1 अदर इंग्रेडिएंट. इट इज नॉट हैविंग प्योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ओनली. अब एग्जामिनर क्या कह रहा है, इट रिक्वायर्ड 7.15 cm³ ऑफ दिस मच मोल पर dm³ सल्फ्यूरिक एसिड. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं mole of H2SO4 which is equal to concentration into volume. Concentration is 0.1, volume is 7.15. अगर वॉल्यूम cm³ में हो तो dm³ में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 डिवाइड करते हैं 7.15 इंटू 10⁻⁻⁴. अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें. 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, 2 मोल ऑफ दिस, तो आप यहां पे सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. आप यहां पे लिखते हो मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ H2SO4. 2 मल्टीप्लाई बाय 7.15 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आपके पास आ जाता है 1.43 इंटू 10⁻⁻³ मोल. अब ये मोल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के हैं. अब आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, अब आप लोगों ने इसका मैस फाइंड करना है. ठीक है जी, ये आप लोग अगर माइंड ना करें तो मैं इसको रब कर देता हूं यहां पे तक हम लोग. अब आपके पास मैस का क्या फार्मूला होता है, मोल मल्टीप्लाई बाय mr. मोल कितना है हमारे पास 1.43 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय इट्स mr इज 84. अब आपके पास ये जो भी मैस आ रहा है, ये मैस डिवाइडेड बाय ये आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100 विल बी द परसेंटेज. यानी आप यहां पे लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज इक्वल टू, मैं दोबारा कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा, ये टाइम आपका वेस्ट ना हो, 84 डिवाइडेड बाय 1
मल्टीप्लाई बाय 100, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये हमारे पास सी इज आंसर। ये बेटा आपने लाजमी से कैलकुलेट करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बट दैट इज वो कि सी इज द आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि आपके पास द चार्ट शो द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन इट्स कंपाउंड, गैस 1 है एसिड के साथ, साल्ट बना अल्कली, साल्ट 2 एंड द अदर प्रोडक्ट, व्हाट इज दिस, गैस 1। अब गैस 1 जो है एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, इट मीन इट्स ए बेसिक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स आर एसिडिक। ये दोनों हमारे पास नहीं हो सकते। एक मिनट, ओके थैंक यू। अब आपके पास ये बेसिक है, अब जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इट विल चेंज इनटू अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट से मुराद है, लेट्स से इट मे चेंज इनटू अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, anything as well, ammonia, and ammonium salts are acidic in nature, they will react with alkali, change into the salt plus 2 other product। तो आपके पास salt 2 क्या होगा, salt 2 will be any other compound, it cannot be the sodium nitrate, salt 2 is something else as well। ये आपके पास अमोनिया। अब मैं यहां पे ना आपको एक चीज थोड़ी सी एक्सप्लेन करके भी देता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा। लेट्स से ये आपके पास है अमोनिया गैस, हम यहां पे नाइट्रिक एसिड कर लेते हैं, आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, अमोनियम नाइट्रेट। ऑल अमोनियम साल्ट्स आर एसिडिक इन नेचर। ये आपके पास अमोनियम नाइट्रेट, लेट से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास अमोनिया गैस प्लस आपके पास सोडियम नाइट्रेट प्लस आपके पास वाटर। तो याद रखें ये जो साल्ट 2 होता है, दिस इज नॉट द अमोनियम साल्ट, अमोनियम साल्ट इज ओवर हियर। आपके पास साल्ट 1 इज अमोनियम साल्ट, साल्ट 2 इज अदर मेटालिक साल्ट जो एसिड का एनाइन होगा। अगर एसिड HCl है तो इट विल बी क्लोराइड, और जो मेटल आपके पास बेस में यूज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। मिक्सिंग द सिल्वर नाइट्रेट विद एक्वस सोडियम क्लोराइड गिव द प्रेसिपिटेट। आप सबको पता है ये हमारे पास क्लोराइड होते हैं, दे कंबाइन विद सिल्वर आयन, सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट बने। सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट एक्वस अमोनियम में सॉल्युबल होते हैं। आई एम श्योर आपको आपके टीचर्स ने ये वाली इक्वेशन भी करवाई होगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसमें अमोनिया एक्ट एज ए लाइगेंड, अमोनिया बेस के तौर पर एक्ट करता है ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमोनिया एक्ट एज ए लाइगेंड ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एमसीक्यूज भी 2-3 मरतबा आ चुका है। हमारे पास ये आ गया AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव एक्वस प्लस क्लोराइड आयन। तो हमें क्या चाहिए, एक्वस अमोनिया। ये जो एक्स्ट्रा रिवीजन में करवा रहा होता हूं दैट इज फॉर यू पीपल, काइंडली इस रिवीजन को लाजमी नोट करते जाइएगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, बेरियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म बेरियम हाइड्रोक्साइड, यहां तक तो बात ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है हाइड्रोजन गैस, ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते, दिस इज रॉन्ग। कैल्शियम ऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट रूम टेम्परेचर, दिस इज आल्सो रॉन्ग। कैल्शियम ऑक्साइड जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये अलग बात है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पार्शियल सेल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, अगेन मेटालिक हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो सकता है लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता, दिस इज रॉन्ग। स्ट्रोंशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एट रूम टेम्परेचर चेंज इनटू स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, यस। कोई भी मेटालिक ऑक्साइड हो, इट इज एन मैटर कौन सा है, लेट्स से ओवर हियर इज स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो ये मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड में चेंज हो रहा होता है। तो ये हमारे पास इसका कंसेप्ट है, ये आइडिया है और ये चीज। दिस स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स इज करेक्ट। द क्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है अ सब्सटेंस which lose electron, which is providing electron to the other substance. Chlorine is highly electronegative. Chlorine will gain electron. So chlorine is actually oxidizing agent. It is stronger oxidizing agent, not the reducing agent. This is wrong. Chlorine is more volatile than bromine because chlorine has strong. अच्छा, अब more volatile तो ठीक है, लेकिन क्या इसमें stronger intermolecular forces है? Answer is no.
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें वीकर हैं, दैट्स व्हाई इट इज मोर वोलेटाइल. हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज मोर थर्मली स्टेबल देन हाइड्रोजन आयोडाइड बिकॉज स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड. यस, आपको पता है ना, हमारे पास जो हेलोजेंस होती हैं डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन हेलाइड की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही होती है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है, एंड इट इज वेरी इजी टू ब्रेक दैट बॉन्ड आपके पास. तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जब बड़ी होगी, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज. आयोडीन इज लेस रिएक्टिव देन ब्रोमीन बिकॉज इट हैज वीकर कोवलेंट बॉन्ड. इट हैज नथिंग टू डू विद द कोवलेंट बॉन्ड, इट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. आपके पास 3 स्टेटमेंट अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड 3 ऑक्साइड्स आर लिस्टेड. पहले नंबर पे वो कह रहे हैं द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट एंड देयर ऑक्साइड इंक्रीज फ्रॉम सोडियम टू फास्फोरस. याद रखिएगा, दिस इज रॉन्ग. ये बेसिकली सोडियम से सल्फर तक इंक्रीज होती है. सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. The oxide of sodium to aluminium dissolve in water. This is wrong. Aluminium oxide is insoluble in water. The structure and bonding change from joint ionic. Yes, sodium oxide, magnesium oxide, aluminium oxide joint ionic. फिर आपके पास joint covalent silicon dioxide और फिर आगे simple molecular 3 is correct. ये आपके पास आ जाता है. I'm sorry. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है. The dot and cross diagram आपके पास represent the molecule that can react with uncombust hydrocarbon. Uncombust hydrocarbon के साथ oxides of nitrogen react करते हैं. They change into PAN आपके पास. अल्हम्दुलिल्लाह. Oxides of nitrogen कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO and NO2. अब यहां पे आप देखें, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 को देखें तो दिस इज रॉन्ग. रीजन यह है कि नाइट्रोजन जो है आपके पास यहां पे उसके 2 इलेक्ट्रॉन, अगर आप इसको नाइट्रोजन कंसीडर करें, ऑक्सीजन के 6 जबकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन. तो यहां पे आए, यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो NO इज ए फ्री रेडिकल बिकॉज इट कंटेन 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन. टोटल इसके 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वो, ये आपके पास NO इज द करेक्ट. दिस इज राइट. NO2 की जब हम बात करते हैं, अगेन यहां पे नाइट्रोजन का जो इसने स्ट्रक्चर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन इसने बनाए हुए हैं, जबकि नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं विच इज ओवर हियर एज वेल. तो 2 and 4 ये आपके पास आ गया. अब यहां पे वो हमें कह रहे हैं कि विच सेट ऑफ 3 एलिमेंट कंटेन सिंगल एलिमेंट विच हैज बोथ highest melting point and lowest electrical conductivity. Magnesium, aluminium, silicon में silicon is a macromolecule. It has the highest melting point, but it is a semiconductor. Other two are metal. They are good conductor. तो ये हमारे पास correct option आ गई. This is the right option. अगर आप इस ऑप्शन की बात करें तो इसमें पता है क्या मिस्टेक है? पुअर कंडक्टर फास्फोरस है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन का है. इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सोडियम का है, हाईएस्ट एल्यूमिनियम का है, एंड एल्यूमिनियम इज द बेस्ट कंडक्टर बिकॉज इट हैज मोर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन. इस केस में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन का है, बेड कंडक्टर ये है, तो इसलिए हमारे पास ये इज द राइट आंसर. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है विच रो आपके पास इंक्रीज द साइज स्मॉलेस्ट. अच्छा याद रखिएगा, इफ वी आर हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस, क्या बोला मैंने? आइसो इलेक्ट्रॉनिक. क्या होता है वैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक? यहां पे लिख देता हूं जी. आइसो मीन सेम. आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब जब प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करोगे साइज डिक्रीज होगा. ये आयन के लिए बहुत कॉमन कंसेप्ट होता है जो एग्जामिनर पूछता है. लेट्स से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑप्शन, सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11 इलेक्ट्रॉन्स आर 10, नियॉन का 10 इलेक्ट्रॉन आर 10, 9 and 10. अब इन सारों में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाईएस्ट प्रोटॉन नंबर, स्ट्रॉन्गर इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्मॉलेस्ट है. बाय द वे ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है.
लेकिन यहां पे प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज होगा, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग एंड सेम इज द केस विद द अदर वन एज वेल। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखना है, बाज़ औक़ात बच्चों को कंफ्यूजन होती है, एक मरतबा आपने इस क्वेश्चन को गौर से लाजमी देखना है। देख लिया आप लोगों ने जी, ओके। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि W, X, Y एंड Z आर ग्रुप 2। अच्छा, इसमें ना तकरीबन सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास ग्रुप 2 एलिमेंट की, वो यहां पे एग्जामिनर डिस्कस कर रहा है, ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉल ऑल दोस प्रॉपर्टीज। पहले नंबर पे वो हमें कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम, बट नॉट इन द ऑर्डर। W रिएक्ट फास्टर हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन दिस। हम यहाँ, अच्छा, ग्रुप 2 में या मेटल्स में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है। अब यहां पे W रिएक्ट फास्टर देन Y, तो इसका मतलब है कि ये Y है, ये W है। ये यहां पे पहली इंफॉर्मेशन। हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ X इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन W। आपको पता है आपके पास हाइड्रो ऑक्साइड जो होते हैं, देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो X इज लेस सॉल्युबल देन W, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास X आ गया, ओवर हियर इज W एज वेल, ये डाउन द। अब वो कह रहे हैं कि द सल्फेट ऑफ Y इज मोस्ट सॉल्युबल। आपको पता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीज होती है, जब वो कह रहे हैं सल्फेट ऑफ Y, तो Y हमारे पास मैग्नीशियम आ गया। Y क्या आ गया हमारे पास, मैग्नीशियम आ गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। अब जब Y मैग्नीशियम आ गया, फिर वो कह रहे हैं कि द Z डिकम्पोज मोर स्लोली देन W। अब देखें आपके पास Y मैग्नीशियम आ गया, तो आपके पास जो X W, एक मिनट, ये सीक्वेंस में मैं नहीं लिख रहा, वैसे मैं लिख रहा हूं। अब हम सिर्फ इस चीज को देखते हैं, X इज मोर रिएक्टिव देन W। एंड नेक्स्ट वो कह रहे हैं Z डिकम्पोज मोर स्लोली, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इसका मतलब है कि Z इज लोअर देन W, सो ओवर हियर इज Z आपके पास। अब Z हमारे पास आ गया बैरियम, क्योंकि हम तो Y को तो ऑलरेडी कह चुके हैं वो मैग्नीशियम है। अब X आपके पास आ गया कैल्शियम एंड दिस वन इज स्ट्रॉन्शियम। देखिए मैंने सीक्वेंस वाइज एक एक चीज आपको दोबारा एक्सप्लेन किया। एग्जामिनर कह रहा है आपके पास Mr ऑफ W विच इज स्ट्रॉन्शियम, तो आपके पास स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट, स्ट्रॉन्शियम का AR होता है 87.6, नाइट्रोजन 2 है 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28, ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 मल्टीप्लाई बाय 16 96, तो ये आपके पास 211.6 आ गया। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। मैंने यहां पे सारी की सारी प्रॉपर्टी रिकॉल की एंड एक्सप्लेन यू इन द डिटेल एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। रिपीट यूनिट एग्जामिनर हमें कह रहा है। अब ये जो रिपीट यूनिट है, बेसिकली इस CH और इस CH के दरमियान डबल बॉन्ड है। मैं यहां पे इसको लिख भी देता हूं, ये CH, ओवर हियर इज CH2 CH3, ये आपके पास CH, ये CH3, ये डबल बॉन्ड। अब टोटल आप कार्बन एटम देखें तो 1 2 3 4 एंड 5, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो J इज पेंट 2 इन। पेंट 1 इन को हमने एलिमिनेट कर दिया, पेंट 2 इन इनमें से कोई एक है। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये आपके पास CH ओवर हियर। अच्छा, ये सिस ट्रांस कुछ भी हो सकता है, मैं वैसे ही अपनी मर्जी से सिस बना रहा हूं। 4 कार्बन एटम है, यहां पे डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 2 इन यहां पे सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये आपके पास आ गया जी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं 0.2 मोल ऑफ इथेन नाइट्राइल रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोलिसिस हम लोग कर रहे हैं, प्रोड्यूस आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड SN अमोनिया, द 80% यील्ड इज दिस आपके पास, विच मैस ऑफ S इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, सबसे पहले तो आपको इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आनी चाहिए कि हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि आपके पास इथेन नाइट्राइल है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया, द प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में S एंड दिस, द रिएक्शन हैज दिस यील्ड, और ये आपके पास है। सबसे पहले हम यहां पे इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इथेन नाइट्राइल,
CH3Cl किसके साथ रिएक्शन करा रही हैं? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ आपके पास H2O, इट इज चेंजिंग इनटू CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस आपके पास क्या आ गया? अमोनिया गैस। जितने मोल आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के हैं, सेम मोल आपके पास इस कंपाउंड के होने चाहिए। दोनों के मोल आपके पास सेम है। यहां पे हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारे पास कितने मोल हैं, वो हम यहां पे देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने मोल हैं? 0.2। इसका मतलब है इसके मोल भी 0.2 आ गए। मोल ऑफ CH3COO Na नेगेटिव Na पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.02 मोल। अब आप इसका मैस कैलकुलेट कर लो। मैस का क्या फार्मूला होता है? मोल मल्टीप्लाई बाय mR। कितने आपके पास कार्बन है? 2 कार्बन है 24। हाइड्रोजन आपके पास कितनी है? 3 हाइड्रोजन 27। 2 ऑक्सीजन है 32 प्लस आपके पास 1 सोडियम है 23। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये 27 आ गया, ये 50, ये टोटल ओवरऑल 82 आ गया। तो ये आपके पास 0.02 मल्टीप्लाई बाय 82, ये आपके पास आ गया जी, कैलकुलेटर दीजिए, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 82। सिर्फ 1 मिनट चैंपियंस होल्ड कीजिएगा। ये हमारे पास 1.64 ग्राम आ गया जी। अब आपके पास एक्चुअली 1.64 ग्राम आपके पास प्रोड्यूस हुआ। एग्जामिनर कह रहा है परसेंटेज यील्ड 80% है। अब आप यहां पे फार्मूला अप्लाई करते हो, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड, जो कि हमने कैलकुलेट करनी है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल यील्ड विच इज 1.64 मल्टीप्लाई बाय 100। एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, 80 मल्टीप्लाई बाय 1.64 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू एक्स, या आप इसे सिंपल 0.8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये इसको कीजिएगा, आंसर फाइनल क्या रहा है? ये एक मिनट वेट कीजिएगा। ये हमारे पास है जी 1.312। तो ये 1.31 बी इज द राइट आंसर। वेट सॉरी, कोई बात नहीं है रहा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें कह रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन डायोइक एसिड, और यहां पे वो क्या कह रहा है? थक गए आप लोग तो यहीं चले, कोई बात नहीं, हम वी विल कंटिन्यू दिस। अभी हम इसे फिनिश करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप इसमें ऐड कर रही हैं। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, इट विल रिएक्ट विद एसिड। ये आपके पास, ये बेसिकली दिस होल थिंग इज एसिडिक। ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ऑल कंपाउंड्स ऑफ सोडियम आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल, इसलिए हम यहां पे एनाइन की फॉर्म में लिख रहे हैं। ये क्यों गलत है? ये इसने एसिड दिया और ये बना दिया। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अनचेंज रहता है, यहां पे इस एसिड को इसने अनचेंज किया हुआ है। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर। बहुत मजे का क्वेश्चन है, इसको आपने एक मरतबा लाजमी ट्राई करना है, एक मरतबा ट्राई कीजिएगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। अच्छा, ट्राई कर लिया आप लोगों ने जी। क्वेश्चन हमारे पास है जी कि आपके पास अ मिक्सचर ऑफ 4 कंपाउंड रिएक्ट विद हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाट एंड द प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें ना जो प्रोडक्ट है उसे एसिडिफाइड भी कर रहे हैं। मीन हमारे पास जो एनाइन बना, हमने उसमें एसिड ऐड किया। तो अब आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। हाइड्रोलिसिस में ये एस्टर लिंकेज ब्रेक होगी। ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 एंड 4। सो ओवर हियर यू आर हैविंग ब्यूटानोइक एसिड। यहां पे आप एस्टर लिंकेज ब्रेक करोगे, ओवर हियर यू आर हैविंग मिथानोइक एसिड। यहां पे ये वाली लिंकेज, अच्छा पता है बच्चा बेचारा परेशान हो जाता है लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर, ओहो सर ये तो को बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ गया। डोंट वरी, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज मिथानोइक एसिड एज वेल। एंड ओवर हियर ये हमारे पास एस्टर लिंकेज है। ये जब आप ब्रेक करते हो तो ये आपके पास इथेनोइक एसिड। तो 3 एसिड आपने नोट किया। मैंने साल्ट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि एग्जामिनर ने प्रोडक्ट को एसिडिफाइड किया। तो ब्यूटानोइक एसिड, इथेनोइक एसिड एंड मिथानोइक एसिड, ये आपके पास बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि इथेनॉल रिएक्ट विद पोटाशियम
cyanide dissolve in HCl, the reaction involve formation of intermediate. Which statement? HCl आपके पास does not have any lone pair of electron, so Cn negative act as a catalyst. This is wrong. Actually HCN जो होता है हमारे पास वो बहुत लो कंसेंट्रेशन ऑफ साइनाइड आयन प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द कैटलिस्ट. देखो ना HCN क्या होता है, वीक एसिड है. ये देखिएगा चैंपियंस, वीक एसिड क्या होता है, पार्शली डिसोसिएट होता है, लेकिन इसकी परसेंटेज डिसोसिएशन बहुत कम है. दे आर हैविंग वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ साइनाइड आयन. व्हेन दे आर हैविंग वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ साइनाइड आयन, तो इसलिए हम यहां पे ये कहते हैं कि हम कैटलिस्ट या साइनाइड आयन यूज करते हैं. O negative of C double bond O attacks K positive. This is also wrong. A proton from HCN is transferred to intermediate. Yes, आप सबको पता है. ये आपके पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, लेट्स से हम एल्डिहाइड बना लेते हैं, कीटोन बना लें, ये आपके पास CN नेगेटिव है, partial negative, partial positive, curly arrow from lone pair or from center of covalent bond. ये मैं बार बार बता रहा हूं. इंटरमीडिएट आपके पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, इट एक्ट एज ए बेस एज वेल. ये आपके पास आप H पॉजिटिव भी लिख सकते हो. अगर आप प्रॉपर HCl लिखना चाहो तो पार्शियल नेगेटिव, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसके ऊपर भी. अच्छा, आप यहां पे सिर्फ H पॉजिटिव भी लिख सकते थे. तो हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन आ गए, ये. The reaction is a nucleophilic substitution. This is not nucleophilic substitution. This is nucleophilic addition reaction. What is found when propanone is heated under reflex? एक मिनट. With NaBH4. तो ये आपके पास प्रोपानोन है, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा. अच्छा, आपको पता है ना NaBH4 एक्वस प्लस हीट यूज कर सकते हैं, बट LaLH4 हमेशा हम ड्राई ईथर में यूज करते हैं. तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो प्रोपेन 2-ol आ गया. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट है विच कंपाउंड शो ऑल द प्रोडक्ट इन दिस. आपके पास ईच कंपाउंड इज वन विद एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. What is this? This is an oxidizing. Which compound would give the different observation than the other three? Primary alcohol है, oxidize हो जाएगा. Primary alcohol oxidize, primary alcohol oxidize. Tertiary alcohol it cannot oxidize. पता है ना रूल का, जब भी हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, we remove one hydrogen from OH, other hydrogen from carbon having OH. इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है. So what is the your answer? D. It cannot oxidize. कोई कलर चेंज यहां पे नहीं आएगा. नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहे the structural and stereoisomer should be considered when answering this question. How many alcohol with the molecular formula this give the yellow precipitate with alkaline iodine? अल्कलाइन आयोडीन के लिए कंपल्सरी है कि आपके पास जो जनरल फार्मूला होता है, मैं यहां पे आ जाता हूं, वो अल्कोहल की अगर हम बात करें तो CH3, एक मिनट, CH3 CHOH एंड डैश होना चाहिए. यानी दिस इज कंपल्सरी थिंग. अब बाकी 3 कार्बन एटम हम चेंज करेंगे, तो ये आ गया CH3 OH एंड H. टोटल 5 कार्बन एटम है, तो वी आर राइटिंग CH2 एंड CH3. ये आपके पास एक आ गया. दूसरे नंबर पे हम कहते हैं CH3 CH, over here is OH, ये CH, over here is CH3, over here is CH3. इसके अलावा कोई तीसरा पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है, दिस ग्रुप मस्ट रिमेन एज इट इज. अब एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन में कहा स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर शुड बी कंसिडर्ड. अब अगर आप गौर से देखें, ये कायरल कार्बन है, कार्बन एटम making 4 bond with the 4 different atoms are group. This is also chiral carbon. So it mean इसे 1 के बजाय हम 2 कंसिडर करेंगे, इसे भी 2 कंसिडर करेंगे. 2 + 2 आपके पास आंसर विल बी 4. ये वो ट्रैप था जो बच्चों के लिए था और एग्जामिनर कह रहा बड़ा चैलेंजिंग था. इन माय ओपिनियन दिस वाज फाइन, क्योंकि मुझसे जब बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो आगे मैंने आपको बताया वो ज्यादा चैलेंजिंग था. वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस भी करूंगा.
अमाइन आपके पास फॉलोइंग रिएक्शन है, रिएक्शन मैकेनिज्म, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आयोडीन को रिप्लेस कर रहा है। याद रखिएगा एक्सेस ऑफ अमोनिया हम यूज करते हैं ताकि फर्दर रिएक्शन ना हो, इसीलिए एक्सेस ऑफ अमोनिया की वजह से हमारे पास अमोनियम आयन ये आपके पास एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है जी। तो आपके पास व्हाट इज दिस, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे ये SN1 है, ये SN2 है, प्राइमरी हैलोजिनो अल्कीन है, SN2 है। गुड, शाबाश। नेक्स्ट आपके पास हैलोजिनो अल्कीन रिएक्टिंग विद साइनाइड, दिस थिंग विच रो शो द रिएजेंट एंड दिस। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, हैलोजिनो अल्कीन का HCN के साथ हम नहीं करते, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ हैलोजिनो अल्कीन रिएक्ट करते हैं। एक तो ये चीज होगी डन। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये होता है कि कंडीशन क्या होती है, हीट अंडर रिफ्लक्स एंड अल्कोहल इज द सॉल्वेंट। अल्कोहल क्यों सॉल्वेंट होता है? इफ वी आर यूजिंग वाटर एज ए सॉल्वेंट, then OH negative from the water will act as a nucleophile and gives us the byproduct. तो ये आपने लास्ट में याद रखना है। तो ये आंसर मैंने आपको बता दिया, योर आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइक्लोहेक्सीन KMnO4 के साथ रिएक्शन करा रही हैं। ये देखिएगा, यहां पे हम आ जाते हैं, ये आपके पास कंपाउंड है, दिस इज साइक्लोहेक्सीन। जब आप कोल्ड डाल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्ट करती हैं, ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, ये हमारे पास डाइओल में कन्वर्ट होता है। ये इक्वेशन ये नहीं है कि आप सोचें कि सर अभी तो हमारा थ्योरी का पेपर हो गया है, हमें आप इतनी डिटेल क्यों बता रहे हैं। आपको पता है A2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में AS ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल है, तो बजाय इसके कि फिर उस वक्त आप परेशान हो, यहां पे आपको पता चले। दूसरे नंबर पे जब हम यहां पे आते हैं हार्ड कंसेंट्रेटेड KMnO4 की तरफ, अब और से देखिएगा, ये बेसिकली कार्बन है 1 हाइड्रोजन, दिस इज कार्बन 1 हाइड्रोजन। व्हेनेवर वी आर यूजिंग हार्ड कंसेंट्रेटेड KMnO4 वी ब्रेक दिस बॉन्ड, और ये जो हमारे पास CH ग्रुप होता है ये वाला, इट चेंज इनटू COOH, दिस CH ग्रुप आल्सो चेंज इनटू COOH। बाकी ये जो आपके पास 4 कार्बन है 1 2 3 4, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है C डबल बॉन्ड OH, 1 कार्बन 2 3 4 एंड देन C डबल बॉन्ड OH। ये आई एम श्योर ये टीचर अक्सर क्लास में भी डिस्कस करते हैं, आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये COOH और ये आपके पास, ये वैसे भी आप देख सकते हो गलत है, ये भी गलत है, और ये कीटोन में भी चेंज नहीं, तो वैसे सिर्फ आप कोड से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्री रेडिकल न्यूट्रल सब्सटेंस पे अटैक करके फ्री रेडिकल बनाए, दिस इज प्रोपागेशन स्टेप। ये देखें, फ्री रेडिकल न्यूट्रल सब्सटेंस पे अटैक करके फ्री रेडिकल बनाए, दिस इज प्रोपागेशन स्टेप। एग्जामिनर ने हमें दोनों के दोनों प्रोपागेशन, इनिशिएशन में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है, टर्मिनेशन में 2 free radical combine with each other change into neutral substance. So over here both steps are propagation step, D is the right answer. Next question, the compound displays cis trans isomer, पहली चीज। दूसरे नंबर पे रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट विद द फैलिंग सोल्यूशन। अच्छा, अब और से देखिएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकती, क्यों? सिस ट्रांस के लिए पहले नंबर पे होता है कि हमारे पास रिस्ट्रिक्ट द फ्री रोटेशन ऑफ बॉन्ड विच इज नॉर्मली कार्बन डबल बॉन्ड। दूसरे नंबर पे ईच कार्बन एटम हैविंग डबल बॉन्ड मस्ट बी बॉन्डेड विद अ डिफरेंट ग्रुप, ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी कार्बन एटम हैविंग डबल बॉन्ड इज बॉन्डेड विद सिमिलर ग्रुप्स। अब इस कंपाउंड के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कोई एल्डिहाइड ही नहीं है, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो ये आपके पास एल्डिहाइड, ये फेलिंग सोल्यूशन के साथ टेस्ट देगा, और ये बाय द वे एग्जामिनर ने जो बनाया हुआ है ये ट्रांस बना हुआ है, आप इसका सिस भी बना सकते हो। डन हो गया जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि आपके पास फ्रुक्टोज शुगर मॉलिक्यूल आपके पास विद 1 chiral center, आपके पास दिस, आपके पास विच कार्बन एटम हैव द chiral center। अच्छा, पहले नंबर पे ये वाला chiral नहीं हो सकता, दोनों हाइड्रोजन एटम आइडेंटिकल है। ये वाला Y chiral हो सकता है, कैसे हो सकता है? OH H, इस साइड पे 2 कार्बन और इस साइड पे आपके पास 3 कार्बन, दैट इज मोर देन इनफ। H OH 2 कार्बन 3 कार्बन,
तो आपके पास, तो हमारे पास कौन कौन से हैं, y एंड x, किधर गया जी y एंड x, x एंड y ओनली। 39 क्वेश्चन। अब में से अक्सर बच्चे मुझसे बार बार इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे थे, सो ओवर हियर वी विल गो इन द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन, और आपने एक मरतबा इस क्वेश्चन को गौर से देखना है, मिस्टेक क्या करती है। एग्जामिनर हमें कह रहा है पहले आपने अटेम्प्ट करना है, मुझे आपने आंसर बताना है कि आपका क्या आंसर आ रहा था, लाजमी बताना है जी। चलें, क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कंपाउंड टी कंटेन ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, दिस इज फर्स्ट कीवर्ड, ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। इंपेरिकल फार्मूला ऑफ टी, पहले नंबर पे अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप है, लेट्स से योर कंपाउंड कंटेन 2 कार्बन एटम CH3, यहां पे OH, तो अब आपको पता है ये हाइड्रोजन हमारे पास पूरे नहीं हो रहे, और अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, C4H8O2, तब भी ये हमारे पास अल्कोहल नहीं बन सकता, दिस इज रॉन्ग। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कार्बोनाइल कंपाउंड का जनरल फार्मूला होता है CnH2NO, यस दिस कंपाउंड कैन बी एल्डिहाइड HCH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज करेक्ट, ये आप देख सकते हो। एस्टर, अब देखें एस्टर जो होते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें 2 ऑक्सीजन एटम होती हैं, तो अगर हम इस कंपाउंड को, ये वाली चीज मैं रब कर रहा हूं, इस कंपाउंड को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कर दें C4H8O2, तो योर कंपाउंड कैन बी एस्टर, वैसे कोई भी एस्टर बन सकता है, मैं यहां पे अपनी ईज के लिए ये बना रहा हूं, ठीक है, इथाइल इथेनोएट, तो एस्टर इज आल्सो कीटोन। अब आप कह रहे होंगे कि सर एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव द सेम जनरल फार्मूला, अगर एल्डिहाइड बना तो कीटोन भी बनना चाहिए। कीटोन के लिए मिनिमम 3 कार्बन एटम है, कितने, 3 कार्बन एटम, यहां पे कितने हैं, 2, 3 तो हम कर ही नहीं सकते, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये C4H8O2 आ जाएगा, इट कैन नॉट बी कीटोन, क्यों, अगर आप इसमें 2 भी C डबल बॉन्ड O बना दें तो तब आपके पास हाइड्रोजन एटम 6 आ जाते हैं, और अगर आप एक बनाते हो CH3C डबल बॉन्ड O, तब आपके पास हाइड्रोजन एटम जो है, ये देखिएगा, एक ऑक्सीजन, तो हमारे पास फार्मूले में ऑक्सीजन 2 आने चाहिए, क्योंकि ये इंपेरिकल फार्मूला C2H4O है। अगर आप इसके कार्बन एटम डबल करोगे तो ऑक्सीजन को भी डबल होना चाहिए, तो यहां पे 2 ऑक्सीजन के साथ ये नहीं बन सकता, यहां पे 1 ऑक्सीजन के साथ बनता है, तो ड्यू टू दिस रीजन दिस इज आल्सो रॉन्ग, तो 2 एंड 3 आर द करेक्ट ऑप्शन। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आपने बताना है। 40 क्वेश्चन नंबर 40, एग्जामिनर रिपोर्ट कह रही है बच्चों के लिए चैलेंज है, आप लोगों के लिए आई एम श्योर ये चैलेंजिंग नहीं होगा, क्यों, आप सबको पता है कि पहले नंबर पे कंपाउंड की M/E 60 and 61, it mean if this one is M positive peak, this one will be M plus 1 positive peak, we can easily find the number of carbon atom, क्या फार्मूला होता है, relative abundance of M plus 1, which is 2.2 into 100 divided by relative abundance of M into 1.1, compound contain 2 carbon atom। पहले नंबर पे जो ही हमने कहा 2 कार्बन एटम, हम इस 3 कार्बन एटम वाली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं देयर इज नो फ्रेगमेंट एट 17, देयर इज ए फ्रेगमेंट एट 31 आपके पास। अब अगर आप गौर से देखें, इस कंपाउंड की बात करें सी की, तो ये देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, अगर हम इस कंपाउंड की बात करें ये 17 की फ्रेगमेंट बन रही है, while एग्जामिनर कह रहे हैं नो फ्रेगमेंट एट 17, सो दिस इज रॉन्ग। बाय द वे इस कंपाउंड में जो मर्जी बॉन्ड ब्रेक करें 31 की पीक नहीं आ रही, लेकिन अगर हम इस ऑप्शन ए की बात करें H C डबल बॉन्ड O एंड ओवर हियर इज CH3, आपको पता है ना फ्रेगमेंटेशन का क्या रूल होता है, स्टार्ट फ्रॉम एनी साइड and break one bond, let's say we are starting from this side and we are breaking this bond, तो आपके पास एक आ रहा है HCO, mass spectrometer always detect the positive, this is CH3O, mass spectrometer always detect the positive, in reality one free radical other positive ion बनता है, तो ये आपके पास 31, ये CH3 is 15 plus oxygen is 16,
31 इज पॉसिबल, ये हमारे पास कंफर्मेशन आ गई। अब भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, फील फ्री एंड लेट मी नो। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो और एनी स्पेसिफिक पेपर अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। थैंक